number of images formed when two plane mirrors are kept at certain angle. बहुत ध्यान से देखना बेटा इस कंसेप्ट को, और इस पे बेस्ड भी आपको छोटा मोटा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता रहता है। मान लो मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और ये मेरे पास दूसरा प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, दिस इज प्लेन मिरर 1 and this is your plane mirror 2. And let they are kept an angle theta. ये दोनों कितने एंगल पे रखा हुआ बोलो बेटा? थीटा एंगल पे रखा हुआ। अब दोनों मान के बीच में मान लो यहां पे लाके मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। यहां पे लाके मैंने क्या रख दिया बोलो बेटा? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसकी एक इमेज यहां पर आके बनेगी बोलो बेटा, और जो इसकी दूसरी इमेज है वो यहां पर बनेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद देखो, अब अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप किसी ट्रायल रूम में जाओ या किसी भी जिम में जाओ जहां पे मल्टीपल मिरर्स रखे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर दो मिरर के बीच में, मान लो ये एक मिरर है प्लेन मिरर 1 और ये प्लेन मिरर 2 है, और आप अगर इसके बीच में आके खड़े हो गए हो तो आपने देखा होगा दोनों साइड पर बहुत सारी इमेजेस बन रही होती है। मैं आपको बाद में इसको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा। यहां पर देखो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज इस पहले प्लेन मिरर पे बनेगी I1 और इसके इधर बनेगी, ये बनेगी कितनी I2। अब इसकी फिर से इमेज इसके अंदर बनेगी और इसकी फिर से इमेज इसके अंदर बनेगी, और इस तरह से कितनी इमेजेस बनेगी ये कुछ बातों पे डिपेंडेंट होगा। किन बातों पे डिपेंडेंट होगा वाओ मैं आपको वो सिखाता हूं। इस एंगल का मान लो ये एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है बोलो बेटा? इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर समझते हो ना? अगर आपको दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है ये नहीं बताया हुआ है, तो आप ये बाय डिफॉल्ट मान लोगे कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द एंगल बाइसेक्टर। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो ध्यान देखना, हमने सबसे पहले निकालना है x, और x क्या होता है 360 बाय थीटा। हमने क्या निकालना है बोलो बेटा? x, और x क्या होगा बोलो बेटा? 360 बाय थीटा। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? x इज एन इवन नंबर। x कैसा नंबर है बोलो बेटा? एक इवन नंबर है। कॉन्सेंट्रेट करोगे सबको यहां, अगर ये x एक इवन नंबर है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू होगी x माइनस 1। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? x माइनस। दूसरी चीज क्या हो सकती है? x इज एन ऑड नंबर एंड इट इज केप्ट एट एंगल बाइसेक्टर। कहां रखा हुआ है बोलो बेटा? ये एंगल बाइसेक्टर पे ही रखा हुआ है। तो अगेन वहां पर फिर से नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होगा x माइनस 1। लेकिन इफ इट इज नॉट केप्ट एट एंगल बाइसेक्टर, क्या बात है भाई बताओ जरा? नॉट केप्ट एट एंगल बाइसेक्टर, तो वहां पे जो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होगा वहां जो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होगा
दैट विल बी योर एक्स। और तीसरी चीज ये हो सकती है, द थर्ड पॉइंट इज कि x इज नॉट एन इंटीजर। x की वैल्यू कुछ डेसिमल में आए तो फिर वहां पर यू हैव टू प्लॉट द रे डायग्राम, हैव टू प्लॉट द रे डायग्राम। उस कंडीशन में आपको वहां पे रे डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन करोगे बेटा। तुम लोग सबके पास एक्सेल की न्यू एडिशन है या फिर जो फोटोस्टेट मैंने कराने के लिए बोला था वो आपने करा लिया है? आप सबके पास फर्स्ट चैप्टर की फोटोस्टेट या ट्रू फॉल्स की चीज आज होनी चाहिए। आज से आपकी क्लास के एंड में रोज मैं सबसे पूछूंगा, सबसे, सुन लो, सबसे। और अगर नहीं हुआ ना तो 6:32 भूल जाओ, 8:30 भी जाने नहीं दूंगा। तो बहुत ध्यान से सुन लो क्या पूछूंगा मैं तुमसे। और मैं तब को, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी केमिस्ट्री ट्यूशन है कि तुमने दांत लगवाने जाना है कि किडनी निकलवाने जाना है, तो मैं जो करवाने जाना हूं मैं जाने नहीं दूंगा। सुन लो तुम्हारा क्या काम है, ये मैं पॉजिटिवली सुनूंगा डेली। यहां ध्यान से देख लो, आपके हर एक चैप्टर के एंड में, न्यू बुक के एंड में असर्शन रीजन दिया हुआ है, देखा सबने? पहले दिया हुआ है असर्शन रीजन, फिर वहां पे दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, और फिर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। आप हर एक चैप्टर वाइज डेली एक एक करके आओगे, डेली। तुम स्कूल जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। अभी से लेके आप ईएम वेव्स तक का हर एक चैप्टर का ये आपने डेली एक करके आना है। कल के लिए आपका होमवर्क है चार्ज, फील्ड, फ्लक्स और गॉस थ्योरम वाला चैप्टर। क्लास जब खत्म होगी मैं डेली सुनूंगा, अगर आप आंसर कर पाओगे तभी आपको क्लास से बाहर जाने दूंगा, नहीं तो जितना टाइम लगे आप बैठोगे, सुनाओगे और तभी जाओ। और ये क्वेश्चंस आपको समझ में तभी आएगा ना अगर आपको चैप्टर का बेसिक क्लियर होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, समझ आ रहा है क्यों बोल रहा हूं? 1 मार्क्स की वेटेज बढ़ चुकी है, तो उसके अंदर आपके परफॉर्म करने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये काम आप आज से शुरू करोगे। ध्यान से सुन लो, इसमें मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, मैं बता दे रहा हूं। जिनके पास भी न्यू एडिशन की बुक नहीं है, खरीद लो, 1000 रुपए में आती होती है। आज जाओ खरीद के लेकर आ जाओ। And it is kept on angle bisector. And it is kept on angle bisector. तीनों चीजें एक वीक में खत्म हो जाएगा। 1-1.5 घंटा लगेगा पढ़ने में। 1-1.5 घंटा भी अगर आप उसको नहीं पढ़ सकते हो तो फिर क्या फायदा है? शर्मा जी समझ रही हैं? मेरे कोई बहाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इधर ही रहोगे शर्मा जी। डन बेटा? क्या बेटा? इसमें जो कुछ भी है सब ये आप आज से शुरू कर लोगे। आज क्या डेट है? 2 तारीख है ना? सबके पेपर कब से शुरू है? इधर छोटी, सबके पेपर कब से शुरू है? 10-12 से। अभी से आप 6-7 तक करोगे, 5-6-7 दिन में आपका सारा ये काम खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो 1 मार्क का काम हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए अपने डीबीपी की रिवीजन करो। अगर आप डीबीपी की प्रॉपर रिवीजन करोगे, आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में परेशानी नहीं आएगी, उसके बाहर का कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए आप किसकी प्रैक्टिस करो? अपने डीबीपी की। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नोट्स और एसएल, एनसीईआरटी बैक साइज को थॉरली रिवाइज करना अपने स्कूल एग्जाम के लिए फॉर योर कंसेप्ट बिल्डिंग एंड न्यूमेरिकल्स। रे ऑप्टिक्स में
रे ऑप्टिक्स जिनको आ रहा होगा या वेव ऑप्टिक्स, उसका जो पार्ट क्लास में नहीं खत्म हो पाएगा, मैं उसकी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास रख के उससे क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको उससे कवर अप हो जाएगा जिनको भी आ रहा हो, ठीक है। लेकिन मैं इसको भगाऊंगा नहीं। हाँ जी। एंड इट इज केप्ट एट एंगल बाइसेक्टर। बेटा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को हमेशा यही रखना जरूरी है क्या? ऐसा हो सकता है ना कि मैं ऑब्जेक्ट को यहां यहां और यहां कहीं भी रख लूं? तो दो कंडीशन बन सकती है, दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट या तो एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो या एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हो। एक और बड़े ध्यान से बात सुनना बेटा, कॉन्सेंट्रेट करना यहां। आपने भी देखा होगा, स्पेशली जब आप किसी ट्रायल रूम में गए होगे या किसी पार्लर में गए होगे, वहां पे दो प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखा हो और अगर आप बीच में जाके खड़े होते हो तो आपकी इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। कितनी इमेजेस बनती हैं? इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। वहां देखना कैसे बनती है, देखो ध्यान देना यहां से। अब इस केस में क्या, ये दोनों प्लेन मिरर्स एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं बोलो बेटा? पैरेलल रखे हुए। कैसे रखे? दोनों प्लेन में एक दूसरे के पैरेलल। तो x की वैल्यू क्या हो रही है बोलो? 360/0। तो x इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना? सो इफ टू प्लेन मिरर्स आर kept parallel to each other, if two plane mirrors are kept parallel to each other, infinite number of images will form. कितनी इमेजेस बनेगी बोलो बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म। ठीक है बेटा, क्लियर है सारी बात? रब कर दूं? चलो आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। रब कर दूं? हो गया? अब कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, हमने प्लेन की लगभग सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम बात करेंगे किसकी? स्फेरिकल मिरर की। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको यह बताया था कि एक ऑब्जेक्ट को कितनी दूर पे रखा जाए कि वो ठीक अपने कितना एक मिरर की कितनी हाइट रखी जाए, ऐसा कुछ टॉपिक बताया था? नहीं बताया ना? आज वो एक टॉपिक रह गया, फिर स्फेरिकल मिरर शुरू करते हैं। व्यू ऑफ फील्ड नहीं बेटा, ये समझो एक बात को। मान लो, कंसंट्रेट करो, सबको ध्यान से देखो, फील्ड ऑफ व्यू की बहुत अच्छी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं, कंसंट्रेट करना सबको ही। इस पे एक क्वेश्चन भी जेई में आया था, अभी आपको बताऊंगा और आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। मान लो आप सबके घर में मिरर होगा, जिसमें आप केवल अपना फेस ही नहीं देखते हो, अपने कंप्लीट बॉडी के अटायर को देखते हो। मान लो मुझे एक ऐसा मिरर चाहिए जहां मैं अपने टिप से टो तक, ठुंडी से लेकर पैर तक देखना चाहता हूं। तो सवाल ये आता है कि उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? क्या लगता है आपको कितनी हाइट होनी चाहिए? सेम मेरी हाइट की? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। आप जाके देखो, आप जिम में जाके देखो, आप जिम में जाके देखो, नीचे से मिरर ऊपर होता है थोड़ा सा, और ऊपर इतनी हाइट तक होता है। थोड़ी दूर जाकर आप ऐसे खड़े हो जाओ, आप देखो आपकी पूरी इमेज वहां बन रही होती है। अगर मान लो कि 9 फीट का आदमी होगा तो पूरा कवर करने के लिए 9 फीट का मिरर लगवाएगा। मैं 6 फीट का हूं तो मुझे 6 फीट का मिरर लगवाना पड़ेगा? नहीं, 6 फीट से छोटे मिरर में मैं पूरा आ जाऊंगा? नहीं आऊंगा यार, आ जाऊंगा। तो सवाल ये है कि कितनी हाइट होनी चाहिए कि एक आदमी की पूरी हाइट को वो कवर अप कर ले। देखना कितना अच्छा कंसेप्ट है। आओ, ये प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी, तो देखना इस कंसेप्ट को।
ये सब बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट्स हैं, आपको स्कूल टीचर पढ़ाते भी नहीं है, तभी उनका पूरा रिफ्लेक्शन 3 दिन में खत्म हो जाता है, या कई बार 1 महीने लगा के भी ये सब नहीं बताते, फिर तो मुझे और हैरानी होती है। मान लो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के सामने मान लो यहां पर ये कोई आदमी, ज्यादा मेहनत नहीं की मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी, मान लो मैं प्लेन मिरर तुम्हारी खुशी के लिए इतना बड़ा ले लेता, ठीक है, इतना लंबा प्लेन मिरर ले लिया, जितनी तुम्हारी हाइट थी उतनी हाइट का प्लेन मिरर ले लिया अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ शौर्य। मीवा जैसा एक आदमी है और उतनी दूर पर इसकी इमेज बन जाएगी, बोलो यस और नो। अब एक बात सोच के देखो, कल हमने फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट सीखा है ना, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये ऑब्जर्वर है और अगर उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो इस जगह से लाइट यहां और यहां तक पहुंचनी चाहिए, बोलो यस और नो, बोलो यार, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये उसका, तो इस इमेज का यही फील्ड ऑफ व्यू है, नहीं बात समझ में आई, बोलो यार, अगर मैं यहां तो मैं कितनी दूर तक देख सकता हूं, तो जहां तक मेरी आंखों से रेज जाएंगी, है ना, सामने वाले ऑब्जेक्ट को कौन देख सकता है, जो उससे निकलने वाली रे आएगी वही उसकी फील्ड ऑफ व्यू होगी, तो ये आदमी कहां तक देख सकता है, ये इसके टॉप से लेके इसके टिप तक, और इसके टॉप से लेके टिप तक देखने के लिए उसको मिरर का यही हिस्सा चाहिए, नहीं मेरी बात समझ में आ रही है। अब सोच के देखो, अगर ये डिस्टेंस x होगा तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है पर अब समझ रहे हो कि ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, तो ये वाला पॉइंट इसके बिल्कुल क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा, इसका मतलब इसको यहां से यहां ज्वाइन अगर आप कर दो तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, और मान लो अगर इसकी हाइट h है तो ऑब्वियसली इमेज की भी हाइट कितनी बनी होगी, ये h बनी होगी, यहां ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी यूज होगी, ये एक ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये बीच से मैंने एक लाइन खींच ली, अगर आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर कर दोगे और ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर है, तो अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट कितनी होगी, h/2, क्योंकि ये दोनों किस रेशियो में डिवाइडेड है, हाफ और हाफ, नहीं मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, तो अगर ये h है तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2, so to cover the complete image of a person, इसके बाद मैंने बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, अगर आपको नहीं आती है आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज देख, ट्रायंगल, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री गलती से मैंने बोल दिया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज दे सकते हो, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके साइड की रेशियो ले ली है, अगर ये h है तो इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, h/2, कैसे पता चला, ये x, तो ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितना है 2x, तो ये इसके बिल्कुल कहां पर है, मिड पॉइंट पर है, तो सो टू कवर द कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन, of a man, of an object, क्यों मैन, वुमेन भी तो हो सकती है, of an object, the height of mirror should be half of it, बोलो आई बात समझ के नहीं आई, फटाफट नोट डाउन करो, फिर से क्वेश्चन कराता हूं आप, डन। अब देखना एक और क्वेश्चन है, घर है,
कॉन्सेंट्रेट करना क्वेश्चन के ऊपर। ये घर है और इस घर की यहां से यहां तक लेंथ है L। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। इसको बीचों बीच कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। आदमी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मिरर बनाने में आसानी है। इसके बीचों बीच कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। मैं इसके सामने अगर एक प्लेन मिरर रखूं, मैंने बना सारा दिया है, इस प्लेन मिरर की कितनी हाइट हो, सुन लो पहले ध्यान से, बाद में नोट डाउन करना। इस प्लेन मिरर की कितनी हाइट हो कि ये h हाइट की एक वॉल है पीछे, दिस इज द वॉल, कि इस वॉल पूरा का पूरा इस आदमी को दिखे। ये सारा डिस्टेंस L है और ये आदमी यहां से L/2 पे खड़ा है। कितने में खड़ा है बोलो बेटा? L/2 पे खड़ा है। तो ये पूछा जाता है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि इसकी पूरी इमेज नहीं दिखे। अगर इसकी पूरी इमेज देखनी पड़ती तो इसकी हाइट का क्या हो जाता? हाफ। लेकिन इसकी हाइट नहीं देखनी है, इसके पीछे क्या है? वॉल। उस वॉल की पूरी हाइट दिखनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर एक बार जेईई में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो इस वॉल की पूरी हाइट ठीक L डिस्टेंस दूर पे जाके यहां पे बन जाएगी। बोलो यस और नो? बोलो यार। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से कितना है? L। तो प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है? इमेज डिस्टेंस में कितना हो जाएगा? लेकिन देखने वाला कौन, ऑब्जर्वर कौन है? मैन। तो मैन का फील्ड ऑफ व्यू में ये आना चाहिए। तो इस आदमी का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? देखो जरा, बोलो यस और नो? अगर ये हाइट h है तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी? h। तो अगर मिरर इतने लेंथ का हुआ, इतने लेंथ का, एंड दिस लेंथ इज से दिस लेंथ इज AB, तो उसको पूरी इमेज दिख जाएगी। बोलो यस और नो? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब आपको क्या करना है? फिर से ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड h है और ये अब कितने में डिवाइडेड है? L और L/2 में। तो आपको इसकी हाइट चाहिए, आप सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लो। ये अगर h है तो दिस हाइट विल बी h/3। यहां पर क्या होगा देखो, यहां पे ये एक ट्राइंगल होगा, जिस ट्राइंगल का बेस यहां शिफ्ट हो चुका है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? L/2। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2L। नहीं मेरी बात समझ में आई? सॉरी 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 सॉरी, L प्लस L/2 कितना हो जाएगा? 3L/2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बोलो बेटा? ये ट्राइंगल यहां से शुरू हो रहा है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? L। और ये डिस्टेंस कितना है? L/2। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L प्लस L/2। 2L प्लस L/2 क्या होगा बोलो? 3L/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर इसके बेस की हाइट h है तो फिर से आप क्या करो, इस ट्राइंगुलर को सिमिलर कर दो इस ट्राइंगल से, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h/3। तो उसकी पूरी इमेज देखने के लिए कितना होना चाहिए मिरर की हाइट? h/3, थर्ड पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल। तो इसमें क्या कंक्लूजन में लिखोगे? If a man is standing in the middle of a room, and in order to see the complete image of the wall behind him, and in order to see the complete image of a wall behind him,
द mirror should be 1/3 of height of wall। ठीक है, नोट डाउन कर लो दोनों पार्ट फटाफट। क्लियर है पूरी बात बेटा? आ जाओ शुरू करें स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट। रब कर दो सारा, जल्दी करो यार। हो गया बेटा? कुछ का नहीं तो रोक रखे। चलो, अब नहीं किए तो बाद में करना वीडियो देखकर। आ जाओ नेक्स्ट करें हम स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी, ठीक है, और इसके बेस पर आप प्लेन मिरर के किसी भी तरह के क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। आपको हर तरह की बात मैंने बता दी कि प्लेन मिरर से कोई सामने कर रहा है किसी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन एंगल पे मूव करेगा तो क्या करोगे? नो वंडर आप उसके एक्स और वाई कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर एक्स कंपोनेंट के साथ वही करोगे जो मैंने आपको सिखाया, व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, और वाई कंपोनेंट के साथ वही करोगे व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेन मिरर ही रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? ठीक है ना, वगैरह वगैरह। इस तरह से हमने प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कंप्लीट कर ली। आओ अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर के हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्फेरिकल मिरर। आपने फुटबॉल देखा कभी? देखा ही हो, वॉलीबॉल भी देखा होगा। आपने देखा होगा फुटबॉल के ऊपर ऐसे स्टिचेस बने हुए होते हैं ना, स्टिचेस बने हुए ना। मान लो ये एक फुटबॉल है, मैं फुटबॉल यहां बना तो नहीं सकता, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने क्या बनाया, ये फुटबॉल, और इस फुटबॉल के ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टिचेस हैं। इसमें से अगर मैं कोई एक स्टिच ऐसे कटआउट करके निकाल लूं, कोई एक स्टिच ऐसे कटआउट करके निकाल, तो उसको अगर साइड से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और उसको इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। कट करके जो चीज निकाली है, मान लो ऐसे ये पेज जैसा कोई है, और यहां से आपने थोड़ी सी चीज निकाल ली, तो उसको साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको? ऐसा ही नहीं दिखेगा ना, ठीक है। तो ये जो पोर्शन किसी स्फेयर से, याद रहे ये कोई सर्कल नहीं है, इट इज अ स्फेयर, और इस स्फेयर से जो आपने कट करके निकाला है, इसी पोर्शन को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। और अगर आप इस कर्व्ड सरफेस के एक साइड को पॉलिश कर दो, इस कर्व्ड सरफेस को दो तरीके से पॉलिश किया जा सकता है, या तो आप इसके बाहर की तरफ निकलते सरफेस को पॉलिश कर दो, या फिर आप इसके अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर दो। इसके बेसिस पर ही डिटरमाइन हो जाएगा कि ये कैसा कर्व्ड सरफेस है। अगर इसको पॉलिश करोगे तो देन इट इज नोन एज concave mirror, and if you will polish this then it is known as convex mirror। तो इस पॉलिश करने के बेसिस पे पता चलेगा कौन कनकेव है और कौन क्या है, कन्वेक्स है। ध्यान से समझना, अगर यही स्फेयर है, इसी स्फेयर को मैं दोबारा यहां बना रहा हूं, तो इस स्फेयर के सेंटर से एक लाइन क्रॉस कर रही होगी। नाउ दिस लाइन इज नोन एज योर प्रिंसिपल एक्सेस, the line passing through the center of the sphere। तो जो इसके इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रही होगी, वैसी ही अगर कोई लाइन इस कर्व्ड सरफेस के भी सेंटर से कहीं से पास कर रही है, तो वो इन दोनों की अपनी करस्पॉन्डिंग क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। बोलो बात समझ में आ रही है? जो इस स्फीयर का सेंटर है, यहीं से आपने मान लो ये पोर्शन कट करके निकालना है ना, यहां से आपने ये पोर्शन कट करके निकाला, तो इसका सेंटर अभी भी सेम है। तो जो इस कर्व्ड पार्ट का सेंटर होगा, जो इस कर्व्ड पार्ट का सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड योर
सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस सी इज कॉल्ड योर, यहां भी इसका सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जो आपने ये कर्व्ड पोर्शन कट आउट किया है, कर्व्ड पोर्शन, जो आपने कर्व्ड पोर्शन कट आउट किया है, उसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड पोल। तो सेम इसका भी वही क्या होगा, पोल, और इसका भी यही होगा पोल। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? ठीक है ना। और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का पॉइंट होगा वही इन दोनों का क्या होगा, फोकस। सो दिस एफ स्टैंड फॉर योर फोकस। यहां देखो ये फोकस एक्चुअली स्फीयर का पार्ट है, तो इसको हम कहेंगे रियल फोकस, और ये स्फीयर का जो इसका पार्ट है इसको हम कहेंगे वर्चुअल फोकस। तो एक को हम क्या कहेंगे बोलो बेटा, रियल फोकस, और एक को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल फोकस। पहले ये बेसिक बेसिक बातें नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे चलता हूं। जल्दी से करना, तेजी से काम करो। मैं कोई माइन्यूट सा कंसेप्ट भी मिस नहीं कर रहा कि अगर आपको 10th का कोई कंसेप्ट नहीं आता हो या भूल गए हो, आपने पेपर नहीं दिया तो ठीक से नहीं पढ़े थे, तो आपके +1 के रे ऑप्टिक्स के स्टडी में वो कहीं से भी आपको परेशान नहीं करे। इसलिए मैं हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट भी आपको डिस्कस कर रहा हूं, मैं किसी भी कंसेप्ट को मिस नहीं कर रहा। टाइम लगता लिखने में तुम लोग को, जल्दी लिखो। एक चीज और याद रखना, जो कनकेव मिरर है, कंसंट्रेट करना, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कनकेव मिरर को हम और क्या कहते हैं बोलो बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। एंड लाइकवाइज कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने आपको प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, बोलो बेटा, कि प्लेन मिरर पे जैसा लाइट आता है वो वैसा ही उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अगर पैरेलल रेज आ रहा है तो वो पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। अगर कन्वर्जिंग रे आ रहा है तो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर डाइवर्जिंग रे आ रहा है तो किसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, डाइवर्जिंग रे को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। सिमिलरली नहीं, नॉट सिमिलरली, कनकेव मिरर को कैसा भी रे मिले वो सारी रे को कैसा कर देगा, कन्वर्जिंग। ये सेम तरह से रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। तुम कनकेव मिरर को पैरेलल रे दो, ये उनको क्या कर देगा, कन्वर्ज। और तुम कन्वेक्स मिरर को पैरेलल रे दो, उसको क्या कर देगा, वो डाइवर्ज। आओ देखें ये कैसे करता होता है। कॉन्सेंट्रेट करना। तो रूल्स में एक बार फिर से आपको फिर से बता दे रहा हूं, लिख के नहीं बता रहा, सिंपल बात है। पहले मैं कनकेव मिरर के लिए बता रहा हूं। आपने रे डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर ली है तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये मान लो ये मेरे पास क्या है, एक कनकेव मिरर, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये उसका फोकस है। अगर बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ये सारी लाइट्स को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा पहले। और कहां कन्वर्ज करेगा, फोकस पे। ठीक है, तो यहां से पहले रूल के बारे में पता चलता है, एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। आपको याद रहे कि ये कौन सा रे है, IR, दैट इज योर इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपके पास, रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखो, सारा रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, आपस में इकट्ठा हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कन्वर्जिंग नेचर। एंड फर्स्ट रूल का वाइसा वर्सा भी ट्रू है, मैं वो भी आपको दिखाता हूं।
मान लो ये तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है और ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड अ रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो बात समझ में आ रही है? सो दिस इज अगेन योर IR इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। कनकेव मिरर की द थर्ड प्रॉपर्टी, any ray coming parallel to center of curvature will pass undeflected, undeviated, है ना कनकेव मिरर में। भाई तुमने डायग्राम्स की प्रैक्टिस की तब भी लॉ याद नहीं हुए? बोलो यार, बड़े महान हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे आ रही होगी तो वो सेम ट्रैक को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। दिस इज योर IR का मतलब इंसिडेंट रे और RR का मतलब रिफ्रैक्टेड रे। वो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट, पहले फोर्थ भी सीख लो फिर उसके बाद नोट डाउन करना। जो फोर्थ पॉइंट है वही अकेला ऐसा लॉ है जो कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए एज इट इज सिमिलर है। ये एक कनकेव मिरर है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को आके हिट कर रही है एट एनी एंगल थीटा, तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सो एनी रे कमिंग टू पोल will reflect back with the same angle. So this is the basically laws which will be followed by the rays when it will strike to the concave surface. And you can see that as per the nature of concave mirror, all the rays are converging in nature. फटाफट ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं कन्वेक्स के लिए बताता हूं आपको। The last हम कन्वेक्स मिरर के इन्हीं सारे फीचर्स को, डाइवर्जिंग नेचर को देखेंगे बेटा। आ जाओ, वो ड्रॉ करके देता हूं आपको। ये देखो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो रियल होता है वर्चुअल होता है? वर्चुअल। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो लाइट्स आ रही होगी इंसिडेंट रे, इट विल टेंड टू कम टू द फोकस, बट वो यहां से क्या करेगी? देखो डाइवर्ज हो जाएगी। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंड इट इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। आ रही बात समझ? तो देखो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जिंग नेचर ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना? ये हो गया पहला। इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू होगा। कन्वेक्स, फोकस, center of curvature, any ray coming to this, तो जो कोई भी रे आ रही है इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहां ध्यान दोगे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अगेन दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड इट इज योर रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना बेटा? तीसरा, फिर से वही, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो इट विल रिमेन, बोलो बेटा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। यस और नो? तो इसमें यही तुम्हारा इंसिडेंट रे है और यही तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी तो अपने पाथ को रिट्रेस कर गई। एंड द फोर्थ पॉइंट क्या था? वो कोई भी पोल पे जिस एंगल पे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से वो कहां चली जाएगी? बोलो बेटा, वापस चली जाएगी। तो दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड अ लाइट इज कमिंग मेकिंग एन एंगल थीटा, इट विल रिफ्लेक्ट बैक अगेन विथ मेकिंग एन एंगल थीटा। इन नोट डाउन कर लो ये सब, और मुझे चेक कराओ कल वाली डीवीपी आप सबने सॉल्व की है कि नहीं। मेरे को बोल कर गए थे कि करके जाओगे, तो नोट डाउन करो, चेक कराओ, नहीं किए हो